हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 7th चैप्टर राशियों की तुलना इसकी प्रश्नावली 7.2 करेंगे। इस प्रश्नावली में आप ये देख सकते हैं कुल 5 प्रश्न है और सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट के वीडियो बने हैं उनको अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। वैसे इन क्वेश्चंस को करते हुए भी मैं आपको समझाऊंगा साथ में कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, लेकिन अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपका जो बेस है एकदम मजबूत बन जाएगा। तो ये मेरा सुझाव है कि उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगेन जो उनका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा वो सब वीडियोस। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को करना। इसका पहला प्रश्न है, आप ये देख सकते हैं, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट पता है ना आपको कि जो शर्ट है उस पर कुछ लिखा होता है। मान लो कि उस पर लिखा है 100 रुपये और आपको 10% का दुकानदार डिस्काउंट देता है कि चलो 10% का बट्टा है, 10% का डिस्काउंट है, तो आपको फिर 90 रुपये देने पड़ते हैं उसके। तो ये है डिस्काउंट यानी बट्टा। अब कोई ग्राहक क्या क्या खरीदता है? एक जीन्स खरीदता है जिसका अंकित मूल्य ये है। अंकित मूल्य क्या होता है? जो स्टिकर लगे होते हैं, लेबल लगे होते हैं, उनमें जो लिखा होता है वो अंकित मूल्य होता है, जो उन पे अंकित हो रखा है। तो एक जीन्स और 2 कमीज़, कमीज़ में भी प्रत्येक का अंकित मूल्य ये है। तो एक दुकानदार ये सामान बेचता है किसी ग्राहक को, यानी ग्राहक ये खरीदता है, ठीक है। तो ग्राहक को दुकानदार 10% का बट्टा देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो ग्राहक को कितने पैसे देने पड़ेंगे? क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुल अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे कि कुल अंकित मूल्य है क्या। आप समझ रहे हैं भाई? एक जीन्स है, जीन्स पे कितना लिखा हुआ है, फिर 2 कमीज़ें हैं उन पे कितना कितना लिखा हुआ है। इन सबको पहले तो जोड़ा जाएगा, वो कुल अंकित मूल्य आएगा, और फिर 10% का डिस्काउंट उसमें से हम हटा देंगे और ये कहेंगे कि भाई अब ग्राहक को इतने पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात करना है कि उनका अंकित मूल्य क्या है, यानी उन पे लिखा हुआ कितना है, वो टोटल हमें ज्ञात करना है जीन्स और 2 कमीज़ों का। तो हम ये लिखेंगे कि कुल अंकित मूल्य कितना। अब देखो, जीन्स है 1450 रुपये की, प्लस कमीज़ है 850 रुपये की, लेकिन ये 2 कमीज़ें हैं, तो या तो आप गुणा 2 करो और या फिर प्लस 850 करो, बात एक ही है। तो ये जीन्स और ये 2 कमीज़ें, इनको प्लस करेंगे, क्या आएगा? 8 दूनी 16, 1 17, 17 27, 4 31, 3150। तो 3150 रुपये उन पे लेवल पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या किया? दुकानदार ने इस पर डिस्काउंट दिया 10% का। तो यहां पर बट्टा कितना है, यानी जो डिस्काउंट है वो कितना है? तो डिस्काउंट है 10%। अब ये 10% किसका 10% है? देखो, रुपए में नहीं है ना, ये 10% है। किसका 10% है? तो जो अंकित मूल्य होता है हमेशा उस पर डिस्काउंट यानी उस पर बट्टा निकलता है। ध्यान रखना, अंकित मूल्य क्या है? 3150 रुपये। तो इसका 10% होगा। ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर लगता है डिस्काउंट यानी बट्टा। इसको हम हल करेंगे तो यह आएगा 3150 गुणा 10/100, है ना। ऐसे का की जगह पे गुणा, 10% को ऐसे लिख देते, प्रतिशत यानी 100 से भाग देना है। 2 0 से 2 0 कट गए और यह आ गया 315 रुपये। अब आप खुद सोचो, इतना उन पे टोटल लिखा हुआ है यानी अंकित हो रखा है, इतने का डिस्काउंट आपको मिल गया, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? खुद आराम से आप सोचो। तो ऑब्वियसली इसमें से हम इसे माइनस करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। वही जो मैंने आपको कहा कि जो अंकित हो रखा है उसमें से जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है उसको माइनस कर देंगे। अंकित मूल्य है 3150, बट्टा यानी डिस्काउंट है 315 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कुल कितने रुपए विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य यानी जिस कीमत पर दुकानदार ने बेचा है वो विक्रय मूल्य हो गया।
तो ये हो जाएगा 2,835 रुपये। तो 2,835 रुपये बस इन कपड़ों का विक्रय मूल्य है, यानी दुकानदार ने इस कीमत पर बेचा, यानी ग्राहक को इतने रुपए देने पड़े। तो फाइनल जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो जिस तरह से क्वेश्चन की भाषा समाप्त होती है उसी तरह से हमें अपना उत्तर समाप्त करना चाहिए। तो प्रश्न में क्या लिखा है कि इन कपड़ों को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ग्राहक को इतने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन की भाषा से ये लग रहा है कि यहाँ पर जो ये राशि लिखी हुई है ये टैक्स जोड़ने से पहले की राशि है और हमें ज्ञात करना है टैक्स जो कि इतना लग रहा है ये जोड़ने के बाद वाली राशि हमें ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टैक्स जोड़ने से पहले मूल्य। तो टैक्स यानी कर, ध्यान रखना ओके। जब भी मैं टैक्स कहूँ तो वो कर होता है। अब आजकल लोगों को टैक्स ज़्यादा समझ आता है कर से, इसलिए बीच बीच में मैं टैक्स भी बोल देता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। तो बिक्री कर जोड़ने से पहले टेलीविज़न का मूल्य क्या, आप ये देख सकते हैं 13,000 रुपये है। तो ये है 13,000 रुपये। अच्छा, अब बिक्री कर की दर 12% है, तो बिक्री कर होगा कितना। तो यहां पर बिक्री कर, अब देखो दर 12% है, लेकिन 12% किसका 12% है। ये हमेशा होता है जो कर हम जोड़ते हैं उससे पहले वाली कीमत पर लगता है, यानी जोड़ने से पहले ये है ना, इसका 12% होगा। तो हम लिखेंगे 13,000 का 12%, 13,000 का 12%। तो ये हो जाएगा 13,000 का की जगह पे गुणा आएगा 12%, यानी 12/100, 2 0 से 2 0 गया और ये गुणा होके आ जाएगा 156 0। तो ये हो गया बिक्री कर, यानी इतना टैक्स लग रहा है। तो होता क्या है कि जैसे कोई सामान है, मान लो कि वो सामान 100 रुपये का है, लेकिन अभी तक इसमें से सरकार को टैक्स नहीं गया है, 100 रुपये का उसकी कीमत है, तो उसमें कुछ टैक्स लगता है। तो मान लो कि उसमें 10% का टैक्स लगा, तो 10% फिर ये जो टैक्स है ये सरकार को जाता है और कुल कीमत जो ग्राहक को देनी पड़ती है वो 110 रुपये हो गया। इसी तरह से ये हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि टैक्स जोड़ने से पहले कीमत है 13,000 रुपये, जो कर है टैक्स है वो है इतना रुपये, तो कुल टैक्स जोड़ने के बाद टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। तो बिक्री कर जोड़ने के बाद टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा। तो बिक्री कर जोड़ने से पहले तो था 13,000, बिक्री कर उस पे लगा 1,560, तो कुल मिलाकर अब कितना हो गया। तो ये हो जाएगा 14,560 रुपये। ये हो गया बिक्री कर जोड़ने के बाद टेलीविज़न का मूल्य, और इतने रुपए ग्राहक को भुगतान करने पड़ेंगे, विनोद को। ग्राहक कौन है यहाँ पे, विनोद है। तो हम फाइनल अपना जो स्टेटमेंट है फाइनल क्या लिखेंगे कि इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए विनोद को 14,560 रुपये का भुगतान करना होगा। तो इस तरह से हम ये फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स, पहिएदार जूते होते हैं स्केट्स, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यानी कहीं सेल लगी हुई थी, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था 20% का, तो वो स्केट्स लेके आ गया और उसने पैसे दिए 1,600 रुपये। तो अंकित मूल्य क्या था, यानी लिखा हुआ कितना था। तो जो लिखा हुआ था उसमें फिर ये डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट मिलने के बाद फिर इसने 1,600 रुपये दिए। तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको। हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या था, यानी डिस्काउंट से पहले जो बट्टा है उससे पहले उसकी कीमत क्या थी, उसका मूल्य क्या था।
बात समझ आ गई? तो बेसिकली यहाँ पर जो 1600 है इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी ग्राहक को जिस राशि का भुगतान करना पड़ता है, यानी दुकानदार को जिस कीमत पर वो बेचता है वो विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है और हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो माय डियर, बात को समझिए। हमेशा इन प्रश्नों में ये देखो, ये क्या है, 20% क्या है, ये बट्टे की दर है ना, तो बट्टा लगता किस पे है? ये हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है, लेकिन अंकित मूल्य तो है नहीं। तो अगर नहीं है तो उसको हम x मानेंगे। ये ध्यान रखना, मानना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि जो ये है डिस्काउंट है, ये हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है और वो है नहीं। तो फिर 20% निकालेंगे किसका हम? तो इसीलिए हम x लेंगे, है ना, अंकित मूल्य x लेंगे और फिर ये 20% हम x का निकालेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो बट्टा है, डिस्काउंट है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है और चूंकि अंकित मूल्य नहीं है इसलिए हमें वो x लेना पड़ रहा है। और ध्यान रखना, ये विक्रय मूल्य है, इस पर सामान बेचा जा रहा है अरुण को। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना अंकित मूल्य x है। अब अंकित मूल्य x है तो इस पे बट्टा क्या होगा, यानी डिस्काउंट। तो बट्टे की दर है 20%, ध्यान रखना। लेकिन ये 20% किसका होता है? अंकित मूल्य का होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ऐसे किया था, अंकित मूल्य पर हमने अंकित मूल्य का कुछ परसेंट हमने निकाला था, उसमें याद है ना। तो अंकित मूल्य x है तो x का 20%, तो क्या हो जाएगा, ये x का की जगह पे गुणा 20%, यानी 20/100। ये गया 5 बार और ये आ जाएगा x/5। ये है बट्टा, डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है भाई, जितना अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट यानी बट्टा अगर हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें? विक्रय मूल्य मिलेगा ना। आप खुद सोचो, मान लो कि 100 रुपये कहीं पर लिखे हुए हैं, पूरा लेबल पे 100 रुपये लिखे हुए हैं और आपको मान लो कि 5 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, तो फिर क्या होगा? आपको 95 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। दुकानदार की दृष्टि से अगर हम देखें तो दुकानदार ने इतने रुपये में आपको सामान बेचा, इसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो ये समझ गए ना, विक्रय मूल्य यानी जिसमें सामान दुकानदार ने सामान बेचा, तो अंकित मूल्य यानी जितना उस पर लिखा हुआ था उसमें से क्या हटा देंगे? जो डिस्काउंट मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है, उसको हटा देंगे। तो ये समझ आ रहा है। अब ये सब मान हम रखेंगे। देखो, विक्रय मूल्य है 1600 रुपये, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अंकित मूल्य x हमने माना और बट्टा है x/5, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1600 बराबर यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये होगा 1600 रुपये, 1600 बराबर 4x/5। अब ये 5 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। चार से जाएगा, 4 चौको 16 और 4 5 20, ये आ जाएगा 2000। तो x बेसिकली 2000 है। तो यानी स्केट्स का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह से प्रश्न की भाषा समाप्त होती है उसी तरह से हमें अपने उत्तर की भाषा समाप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे कि अंकित मूल्य इतना है। तो हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट अगर लिखेंगे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में ख़रीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वैट क्या है? एक प्रकार का ये कर होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम कहते हैं। ये 8% है। इसका ये मतलब है कि मान लो कि टैक्स यानी वैट जो है ये जोड़ने से पहले मान लो वो 100 रुपये का था, तो 8% टैक्स जुड़ा और बाद में 108 हो गया। तो 8% का मतलब ये है कि 100 रुपये पर 8 रुपये का टैक्स लग रहा है और वो चीज़ अब 108 रुपये की मिल रही है। लेकिन
यहाँ पर वो चीज़ कितने की मिल रही है, 5400 रुपये की मिल रही है। और ये 8% हम किसका निकालते हैं, ये 8% जो है किसका 8% होगा ये। तो हमेशा जब कोई भी किसी भी प्रकार का कर, चाहे बिक्री कर हो, जीएसटी हो या वैट हो, जब भी हम कर निकालते हैं तो हमेशा जो कर यानी वैट हो गया या जीएसटी हो गया, टैक्स किसी भी प्रकार का जो टैक्स है, वो जोड़ने से पहले का जो मूल्य है उसका प्रतिशत होता है। ध्यान रखना, देखो ये है वैट को जोड़ने के बाद का मूल्य, लेकिन ये 8% किसका होता है, वैट को जोड़ने के पहले वाला मूल्य का। पर वो तो है नहीं, वो तो हमें ज्ञात करना है। वैट जोड़ने से पहले का मूल्य वो तो हमें ज्ञात करना है, और वो है नहीं, तो इसलिए हम इसको x मानेंगे और x का 8% हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना वैट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य x है। तो ये हमने लिख दिया है कि वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य x हमने मान लिया है। अब वैट कितना है, तो वैट चाहे हिंदी में लिखो या VAT वैट ये होता है, चाहे इंग्लिश में लिखो, ये इस तरह से बात एक ही है। तो वैट कितना है, वैट है 8%, लेकिन किसका 8%, ये x का 8% होगा। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमेशा किसी भी प्रकार का जो कर होता है, चाहे वैट हो, जीएसटी हो, बिक्री कर हो, वो किस पर लगता है, जो कि कर जोड़ने से पहले वाली राशि है। तो वो तो x था, टैक्स जोड़ने से पहले वाली राशि, उसका 8%। तो ये हो जाएगा x का की जगह पे गुणा 8/100, और यहाँ पर 2 और ये जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 2x/25। यहाँ तक समझ आ गया, 2 का 2x हो गया अपॉन 25। ये मैंने थोड़ा इसको सरल कर दिया है काट के। यहाँ तक सब ठीक है। अब होता क्या है कि टैक्स को जोड़ने से पहले तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार टैक्स को जोड़ने से पहले का मूल्य क्या था, x था। टैक्स कितना है, वैट जो है वो कितना है, वो ये है। और जोड़ने के बाद का मूल्य क्या है, ये प्रश्न में दिया है, वैट सहित मूल्य तो दिया है ना, ये हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे, और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 25 ये हुआ 25x प्लस 2x बराबर ये, यानी ये हो जाएगा 27x/25 बराबर 5400, और x हो जाएगा 25 ऊपर जाएगा और 27 नीचे आएगा। 27 दूने 54, तो ये 200 हो गया, और 25 दूने 50, तो बेसिकली आ जाएगा 5000। तो ये आ चुका है। तो प्रश्न की भाषा किस पर समाप्त हो रही है, वैट जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि वैट जोड़ने से पहले का मूल्य 5000 रुपये है। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा कि वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य 5000 रुपये है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन है। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद इतने में खरीदी गई, तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे। देखो 18%, ये किसका 18% है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का जो टैक्स जुड़ता है वो किस पर जुड़ता है, जो जोड़ने से पहले का मूल्य है उस पर जुड़ता है, और वो है नहीं, तो इसलिए हम उसको x मानेंगे, और फिर x का 18% जोड़ के ये हम निकालेंगे। यही है, जोड़ना पड़े। मान लो कि ये 100 रुपये का है, उस पर 18 रुपये का टैक्स लगा, तो अब बाद में कितने की होगी वो चीज़, 118 की होगी ना टैक्स, यानी कर जो यहाँ पर जीएसटी है वो जोड़ने के बाद। तो ऐसे ही है, तो यहाँ पर हम इसको x मानेंगे,
और x का 18% इसमें जोड़ देंगे और ये आ जाएगा और इसके बाद हल कर देंगे, x का मान ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य x रुपये है। ठीक है, यहाँ तक सब ये हमने लिख दिया है कि माना जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य x रुपये है, जो हमें ज्ञात भी वही करना है। तो अब जीएसटी है क्या? जीएसटी है 18%, लेकिन किसका 18%? x का 18%। x का ही क्यों 18%? आप बोलोगे सर इसका क्यों नहीं निकाला हमने? क्योंकि किसी भी प्रकार का जो कर है, चाहे जीएसटी हो, वैट हो या बिक्री कर हो, वो उस कीमत पर लगता है जो टैक्स यानी कर जोड़ने से पहले वाला मूल्य होता है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वाला मूल्य x रुपये है, तो इसलिए इसका 18% होगा। तो ये होगा x का की जगह पे गुणा 18%, ये हो जाएगा। 2 से कट रहा है ये, तो ये 9, 50 और ये आ जाएगा 9x/50। इतना समझ आ गया? अच्छा, तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है? देखो, जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य x था, जो वस्तु की कीमत थी वो x थी। जीएसटी जोड़ने से पहले, टैक्स जोड़ने से पहले, अगर हम टैक्स न जोड़े तो x में मिलेगा, पर टैक्स को जोड़ना है तो वो है कितना? जीएसटी क्या है? वो है 9x/50, है ना भाई। 18 तो केवल प्रतिशत है, 18 थोड़े ना जोड़ देंगे हम, प्रतिशत है तो किसका प्रतिशत है पहले वो निकालना पड़ता है, हमने निकाल दिया और अब ये हम जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1239 और अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे आगे। तो ये 50, यहाँ पर 50x + 9, तो ये हो जाएगा 59x बराबर 1239। तो x हो जाएगा क्या? 1239 बटे ये तो नीचे आएगा और 50 ऊपर जाएगा। अब इसको हमने इसका भाग देना है, कितनी बार जाएगा ये? तो ये जाएगा 21 बार। अगर आपको नहीं समझ आता 21 बार ही कैसे किया, तो आप आराम से अलग से भाग दे दो। ये किया हमने, फिर 2 बार ये जाएगा, दोनों में 18, 2 × 5 = 10, 11 और ये आ जाएगा 59 और फिर एक बार चला जाएगा और इस तरह से ये 21 आ गया है। 21 × 5 = 105 ये, और ये जो है ये जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य अब आ चुका, x का मान आ चुका है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम लिख देंगे कि इसलिए जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1050 रुपये है। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल भी अच्छे से समझ आ गया होगा और इसी के साथ ही प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।